आज का जो सेशन है वह है ऐसे का सेशन। ऐसे का सेशन, इस सेशन में हम लोग कोई विशेष तरह के टॉपिक को लेकर के चलते हैं और ऐसे पॉइंट व्यू से लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हम लोगों का आज का जो टॉपिक है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें यह पूछा भी जा सकता है। इस पर आप लोगों का निबंध भी पड़ा हुआ है आपके स्टडी नोट्स में। यह है, देखिएगा कि आप लोग लिख सकते हैं टॉपिक क्या है। आप अपना नोटबुक भी बगल में रखे रहिएगा। टॉपिक है यूनिफॉर्म। आज देखिएगा कि अमित शाह ने इस तरह के चीज़ को फिर से उन्होंने बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यह आने वाला है। हो सकता है कि ये जो आने वाला जो इलेक्शन है 2024 अगले साल, तो उस साल से पहले ही इस तरह का कोड आ जाए हम लोगों के देश में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान देना है। मेन मकसद है मेरा कि आप लोग किसी भी तरह के शीर्षक को अच्छी तरह से डील करने के लिए सक्षम हो सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं है यह। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आगे भी हम इसको इस तरह से देना चाहते हैं। वेदर, आप लिख सकते हैं, इस टॉपिक को प्लीज़ लिख ले क्योंकि इस पर आपको असाइनमेंट भी मिलने वाला है। वेदर it will unite India or disintegrate it। ओके, ये हम लोगों का टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कि मैं कहाँ तक अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का आप लोगों के समक्ष में साझा कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा फॉर्मेट पर ध्यान दे दें कि हम लोग लिखेंगे इसको किस तरह से। क्योंकि क्या है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आप लोगों के लिए क्या हो जाती है कि बस कुछ ही कीवर्ड्स को आपको देखना होता है, कुछ ही कीवर्ड्स आपने देखा, उसके बाद फिर आप लिखना शुरू कर देते हैं और यही कम मार्क्स अर्जित करने का कारण बन जाता है। फिर दिक्कत हो जाता है, फिर मुश्किल होती है कि इतना कम मार्क्स कैसे मिला, है ना। अन्य तरह की चीज़ देखिए, इतना ही नहीं है, आगे भी इसको बढ़ाया गया है। क्या कहते हुए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत को जोड़ेगा या तोड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि कुछ भी चीज़ लिखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कुछ भी चीज़ लिखिए तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं, क्या वो भारत को जोड़ने के लिए प्रासंगिक बातें हैं या नहीं है, या उसमें डिसइंटीग्रेट करने के लिए भी यदि कुछ उसमें आपको तथ्य नज़र आ रहे हैं, कुछ आप तर्क देना चाह रहे हैं, तब आप तर्क दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह के ऐसे को डील करना है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट को पकड़ लेते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट हम लोगों का होना चाहिए। ओके, एकदम टू द पॉइंट हम लोग ऐसे को लिखना, उसको डील करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये तो आपका कहा जाए तो कॉमन सा यह पार्ट है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो देना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और यह क्या इंडिया को यूनाइट करेगा या उसे तोड़ देगा, डिसइंटीग्रेट करेगा। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है। इसमें क्या क्या चीज़ आप दे सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। दूसरा आप दे सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों ज़रूरत पड़ी है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की के लिए चुनौतियां क्या आ सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भारत के कौन कौन से राज्य या भारत कितना तैयार है। ओके, और यह भारत को जोड़ेगा या तोड़ेगा, फाइनल। तो इंट्रोडक्शन में आपको इतनी सारी चीज़ें लिखना है, बताना है। आप इसमें अगर 500 शब्दों को आधार मान करके चले तो लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको इंट्रोडक्शन दे देना है। ठीक है, इसके बाद आपको आपका जो दूसरा पॉइंट होना चाहिए जिस पर आपको लिखना चाहिए वह होगा फॉर मतलब इन सपोर्ट ऑफ, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है।
क्यों आवश्यकता है, इसके लिए आपको तर्क देने होंगे। तीसरा में आपका आ जाता है अगेंस्ट, है ना। इसके लिए चुनौतियां क्या आ सकती है, जो चुनौतियां में आपको लिखना पड़ेगा, है ना, चैलेंजेस। ओके। और जो चौथा चीज जो होगा वह होगा आपका कंक्लूजन। और कंक्लूजन देने में काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है यह एक डिबेटेबल टॉपिक है। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि टॉपिक की प्रकृति की पहचान करें। यू नीड टू नो द नेचर ऑफ द टॉपिक गिवन। डिबेटेबल, यह डिबेटेबल टॉपिक है या नहीं है। तो ऑब्वियसली यह डिबेटेबल टॉपिक है, इसीलिए तो डिबेट चल रहा है अभी, है ना। कब चला हुआ था, 6 महीना 8 महीना 1 साल के पहले डिबेट चला था। डिबेट तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन जब भीमराव अंबेडकर जी बना दिए हुए थे 1950 में ही, तो 1954 से ही डिबेट चल रहा है इस पर कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, है ना। लेकिन क्या है कि बहुत सारे, चूंकि हम लोगों का देश ऐसा है जहाँ पर हम लोग यह कहते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बार बार जो है ना इसी बात को लेकर के इस तरह के कोड को, इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लाया जा सका था। और ऐसे भी कोई भी कोड को लाया जाता है तो उसके लिए इच्छा शक्ति की काफ़ी आवश्यकता होती है। और कैसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं एक एक करके, अब हम लोग डिटेल में जानते हैं। ओके, तो ये आपने फॉर्मेट देख लिया कि आपको लिखना कैसे कैसे डील करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज को गेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऐसे को डील करने के लिए नॉलेज का होना। आपके पास नॉलेज कम रहेगा तो जैसे तैसे आप लिख करके निकल जाएंगे। आप भले ही 500 शब्दों में आप लिख ले, तो लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई उसमें कहा जाए तो क्रीम नहीं होगा, तब भूल जाइए कि आपको अच्छे मार्क्स उसके लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं, अब हम लोग नॉलेज गेन करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। इसके बाद फिर हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे ये जानेंगे। इसके बाद फॉर में क्या लिखेंगे, अगेंस्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लोग प्लीज़ अपने पास नोटबुक भी रखे रहिएगा, क्योंकि बोरिंग हो जाएगा जब फिर से आप इस वीडियो लेक्चर को सुनिएगा तो शायद आप बोर फील करें। इससे अच्छा है कि जो आप अभी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसको आप अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें, सुने भी, नोट भी करें अपनी नोटबुक में, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। ये जीएस से रिलेटेड भी आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। हालांकि मैं तो बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जरूर मैं जानकारी दे दूंगा जिससे कि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से एग्ज़ाम में डील कर सकें, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टर्म का यूज़ हुआ। ये तीनों ही पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल टर्म्स है। यूनिफॉर्म मतलब होता है इक्वल, ओके, एक जैसा। सिविल का मतलब होता है रिलेटिंग टू सिटीजन्स, अर्थात नागरिक से संबंधित। और कोड का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोड का मतलब होता है संहिता, ठीक है। हिंदी यदि इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, समान नागरिक संहिता, ओके। यहाँ पर जो ये तीन चीज़ जो आ रहा है इसमें से हम लोगों को सबसे ये तो बहुत ही आसान सा चीज़ है कि मतलब ये एक ऐसा कोड है, यह एक ऐसी संहिता है जिसमें सभी नागरिकों को एक समान रूप से देखने की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि संहिता होता क्या चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को तीन चीज़ पहले से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप लोगों को जान लेना चाहिए। एक जानिए आप बिल, ठीक है। इसके बाद फिर एक्ट को जानिए, इसके बाद आप कोड को जानिए। क्या आपको पता है कि इन तीनों में अंतर क्या है, ये तीनों है क्या चीज़। बिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं, एक पारिभाषिक शब्द है, इसका मतलब होता है विधेयक, ओके। और इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अधिनियम,
यही सब जो है ना एग्ज़ाम में प्रॉब्लम करता है, यदि हम लोगों के मस्तिष्क में तत्क्षण नहीं पर्याय आते हैं दिए गए शब्द का, है ना, टारगेट लैंग्वेज में। कोड को हम लोग हिंदी में कहते हैं संहिता। सबसे पहले इन तीनों में हम लोग डिफरेंस को जान लेंगे, तब क्या होगा कि इस टॉपिक को डील करना थोड़ा सा आसान होगा, समझना भी आसान होगा। आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों की के चार पिलर्स है ना। तीन पिलर्स में क्या है, हम लोगों का एक विधेयिका भी आता है। चार पिलर्स में एक विधेयिका भी आता है। तो विधेयिका का क्या काम है कि वह नियम कानून को बनाएगा पार्लियामेंट में, है ना। और किसी भी तरह के नियम को बनाने के लिए सबसे पहले उस तरह के नियम का कच्चा प्रारूप बनाया जाता है। कच्चा जो प्रारूप होता है कोई भी नियम का, तो उस कच्चा प्रारूप को हम लोग कहते हैं विधेयक। और जो विधेयक होता है यह पक्का नहीं होता है, यह दोनों ही सदनों में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में उसको टेबल किया जाता है, उसको पेश किया जाता है। किस लिए? ताकि उस पर बहस किया जा सके। ऑपोजिशन पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है दोनों के बीच में डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। कुछ उसमें अगर बुराइयां आती है तो उसको नोट किया जाएगा। स्टेनोग्राफर वगैरह देखिए लगा हुआ रहता है। आप लोगों में से कोई अगर स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का चयन वहाँ पर भी हो सकता है ना। काफ़ी सीनियर मोस्ट वहाँ पर रहते हैं और एक स्टेनोग्राफर नहीं रहता है, क्योंकि देखिए जितने भी जो एमपीज़ जो होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं कि बहुत ही तेज़ी से बोलते हैं और कई सारे लोग बोलते हैं। तो उन सारे बातों का जो सार तत्व लिखने का काम कौन करता है? स्टेनो ही करते हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर ही करते हैं। तो विधेयक क्या है कि यह एक कच्चा प्रारूप है किसी भी नियम कानून का। और जब बहस होने के बाद जो भी इसमें किसी भी तरह की जो अगर कुरीतियाँ या कुछ लूप होल्स रहा उसको दूर करके उसमें अमेंडमेंट करके इसके बाद फिर दोनों सदनों में उसको पेश किया जाता है। डिस्कशन करने के बाद फिर उस पर हामी भरी जाती है। हामी भरने के बाद वह जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसे सिग्नेचर कर देते हैं, अर्थात उसको अनुमोदित कर देते हैं, पूरी तरह से अप्रूव कर देते हैं, तब वही आपका क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और ये पूरे देश में लागू होता है ना। और इस पक्का नियम को नहीं मानने वाला वह अपराधी कहलाता है, वह अपराध के लायक होता है, वो एक दंडनीय अपराध होता है, ठीक है। तो ये हो गया बिल और एक्ट में डिफरेंस। लेकिन कोड होता क्या है चीज़ है? कोड बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। यहाँ पर एक्ट वगैरह का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा? यूनिफॉर्म सिविल एक्ट क्यों नहीं हुआ? यूनिफॉर्म सिविल बिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी इस पर पास अभी तो होना, अभी तो बहस होगी अभी पूरी तरह से, है ना। बहस होगी, इसके बावजूद भी वो कोड ही रहेगा, एक्ट नहीं बनेगा वो। क्यों? ऐसा क्यों? संहिता का अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे खोजेंगे तो संहिता का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, नियम कानून का आप कह सकते हैं संग्रह। लेकिन किस तरह का नियम कानून? देखिएगा, हम लोगों का के समाज में बहुत तरह के रीति रिवाज है। शादी का कस्टम है, फिर इसके बाद फिर बच्चे का दुनिया में आना, इसके बाद फिर बच्चा का माँ के प्रति क्या कर्तव्य है या पिता का बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं समाज में जिसको जो सदियों से चले आ रहे हैं, और वे छोटे छोटे जो नियम कानून होते हैं जिसके कारण से समाज जुड़ा हुआ रहता है। तो वो छोटे छोटे जो रीति रिवाज है, जब उसको सूचीबद्ध कर दिया जाता है, जब उसको लिपिबद्ध किया जाता है, जब उसको लेखनी में उतारा जाता है, उन सारे तरह के रीति रिवाजों को, सारे तरह के सामाजिक नियमों को, उसे हम लोग कहते हैं कोडिफिकेशन, ठीक है। कोडिफिकेशन इसका नाउन फॉर्म हो गया, ये भी नाउन फॉर्म हो गया। लेकिन कोडिफिकेशन एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया नहीं है, ये सीधा सीधी जो दिख रहा है हम लोगों का एक नियम है, ठीक है। तो कोडिफाई किया जाता है। तो शादी के लिए कौन कौन सी नियम कानून होनी चाहिए? अगर
अगर तलाक होता है तो तलाक के लिए कौन कौन से नियम कानून होने चाहिए, अगर तलाक हो जाता है बच्चे का, या सॉरी तो वाइफ हस्बैंड के बीच में तलाक हो जाता है और बच्चे हैं, तो बच्चे को कितना अधिकार मिलना चाहिए, किस तरह का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। अगर अगर जो है ना, अगर बेटी है परिवार में, तो बेटी को क्या अपने माता पिता के संपत्ति का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। इस तरह के जो छोटे छोटे जो कानून है समाज में, उन सारे तरह के कानूनों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तब वे सारे के सारे कोडिफाइड कहलाते हैं, कोड्स कहलाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल यह बस रीति रिवाजों का यह संग्रह है। भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो समाज है, भारतीय जो संस्कृति है, उस संस्कृति में जितने भी तरह के जो रीति रिवाज है उसका बस एक संग्रह है। तो आशा करते हैं कि इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग सीधा सीधी क्या करते हैं कि काफ़ी फॉर्मल तरीके से ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे देंगे, चलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंट्रोडक्शन देने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिएगा कि हम लोग सीधा सीधी ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी क्या है कि यह एक ऐसा सामाजिक रीति रिवाजों का कंपाइलेशन है या समुच्चय है। समुच्चय अगर शुद्ध हिंदी में लिखना चाहते हैं तो समुच्चय है जो जिसमें कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, जो सभी तरह के नागरिकों को समान अधिकार देता है, बिना किसी धार्मिक भेदभाव का, बिना किसी जाति समुदाय का। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। यदि आप अंग्रेजी में डेफिनेशन देना चाहते हैं तब इस तरह से दे सकते हैं कि अ यूनिफॉर्म सिविल कोड means all sections of the society irrespective of the religion shall be treated equally according to a national civil code which shall be applicable to all uniformity। ओके, हर तरह से वह समान होगा सभी के लिए। और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया जाएगा, इसके बाद फिर आपको लिखना है इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया जाएगा। इट कवर्स, सबसे पहला मैरिज को कवर करेगा, दूसरा कवर करेगा डिवोर्स को, तीसरा कवर करेगा, देखिएगा ये एक ही चीज़ नहीं है, मैरिज के लिए अपना रीति रिवाज है, हिंदू रीति रिवाज अलग है, इस्लाम का रीति रिवाज अलग है, क्रिश्चियन का रीति रिवाज अलग है, सिखों का रीति रिवाज अलग है ना। तो मैरिज को यूनिफॉर्म करने की बात है। अपने मैरिज जो जिसके कारण से समाज में असमानता आए, रीति रिवाज कुछ भी अपनाए उन लोग, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सके जिसके कारण से वैमनस्व समाज में आवे, किसी भी तरह की एडवर्सिटी समाज में आवे। ठीक है, उससे संबंधित जो संहिता है, उसी संहिता को कहते हैं हम लोग यूसीसी। ठीक है, इसमें मैरिज आ गया, यूसीसी कवर्स मैरिज, डिवोर्स, इसके बाद फिर मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस। मैरिज हुआ फिर दोनों में नहीं चला, डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स होने के बाद मेंटेनेंस किस तरह की होनी चाहिए। हिंदुओं में अलग तरह का ये सब सारा चीज़ है। हिंदू मैरिज एक्ट के एक्ट 1955 के अनुसार कुछ अलग है हिंदुओं के लिए, और इस्लाम में अलग है, क्रिश्चियनिटी में कुछ अलग है ना। तो ये जो अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग इस तरह के जो सेट ऑफ रूल्स है, उसके कारण से जो कोर्ट होते हैं, जो न्यायालय हम लोगों का है, उसको क्या होता है कि न्याय सुनाने में काफ़ी लेट होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वहाँ पर सबसे पहले कैटेगोराइज्ड करना पड़ता है कि कौन से सेक्शन से कौन से कैटेगरी से वो आते हैं और इस कैटेगरी में क्या है ना। उसमें महिलाओं के बारे में सोचना पड़ता है, पुरुषों के बारे में सोचना पड़ता है, और कोर्ट को क्या है कि रिलीजन को आधार मान करके सुनाना पड़ता है ना। इसके कारण से काफ़ी दुविधा में रहती है कोर्ट। तो इस तरह की दुविधा में ना रहे, इस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना ज़रूरी है। खैर,
धीरे धीरे करके हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे। तो तीसरा हम लोगों का मेंटेनेंस हो गया। चौथा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, अब बच्चे हुए, है ना, मान लिया जाए कि मैरिज हुआ, डिवोर्स भी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, लेकिन बच्चे भी है उसके, तो बच्चे को क्या हक मिलेगा, है ना। तो उसके लिए जो कानून होगा वो भी यूनिफॉर्म कानून होगा। पांचवा चीज़ क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में लिखने हैं, ठीक है। पांचवा चीज़ क्या होगा, एडॉप्शन। अब माँ बाप का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, या क्या है ना कि कोई महिला है वो बच्चे गोद लेना चाहती हैं, तब वो क्या बिना शादी का ही गोद ले सकती है कि नहीं ले सकती है ना। वो बच्चा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इस तरह से क्या है ना कि क्या है ये एडॉप्शन जो है, इस्लाम की यदि बात करें तो वहाँ पर एडॉप्शन का कोई जिक्र ही नहीं है उन लोगों के स्क्रिप्चर में, लेकिन दूसरे तरह के मजहबों में है एडॉप्शन वाला स्थिति, ठीक है। बाय द वे, हम लोग ये 5 चीज़ों को देखते हैं, और एक छठा जो चीज़ है सक्सेशन। सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये क्या चीज़ है। मान लिया जाए कि माँ बाप है और उसकी जो है ना सो कोई बच्चा नहीं है, बच्ची है, मतलब लड़की है लेकिन लड़के नहीं है, तब जो प्रॉपर्टी जो बंटवारा होगा, प्रॉपर्टी को जो दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, है ना, किसको दिया जाएगा। तो उससे संबंधित जो नियम होगा वो यूसीसी कवर करेगी। ओके, तो ये जो 6 मिनिमम जो चीज़ है वह यूसीसी कवर करती है। तो आप जस्ट सोच सकते हैं, हम लोगों ने बात किया कि क्यों कोड है, तो कोड कहने का मतलब कंपाइलेशन ऑफ रूल्स, अलग अलग तरह के रूल्स को यह कवर करता है, अलग अलग तरह के कस्टम्स के रूल्स को यह कवर करता है, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद फिर आपको करना क्या है, इतना लिख लेने के बाद आपको फिर लिखना है कि कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। केवल और केवल एक ही ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो कौन सा राज्य है, वह है गोवा, है ना, गोवा है। और गोवा में क्यों है, गोवा में क्या है कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हुएवर इट इज़, वो बच्चा यदि जन्म लेता है तो उसका पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। मैरिज हो रही है तो फिर उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, वही उसी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराना, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन, मतलब किसी भी तरह का धर्म या मजहब को ध्यान रखते हुए एक ही तरह का फॉर्म वो इशू करता है, सबको उसी तरह के फॉर्म पे उसको फिल करना है ना। और जो डिवोर्स भी होगा तो सबके लिए एक ही तरह का वो रास्ता उसको लेकर के चलना पड़ेगा, एक ही तरह का रास्ता उसे अपनाना पड़ेगा, जो कि गोवा कोर्ट इशू करती है, ठीक है। तो गोवा भारत का एकलौता राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और कौन कौन सा राज्य अभी है ऐसे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है, देखिएगा ये सब सारे फैक्ट्स है। फैक्ट्स के बाद आपको कुछ इवेंट्स भी देने पड़ेंगे, कुछ साल का ब्यौरा भी देना पड़ेगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें भी आपको करनी पड़ेंगे, तब आपका जो ऐसे है ना वह पूरी तरह से होलिस्टिक होगा, सब कवर करेगा। और इस तरह से जो एग्जामिनर होगा बहुत खुश होंगे और भर भर करके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन सा राज्य है जो इंटरेस्टेड है कि मैं अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊं। अभी का जो स्थिति, अभी के जो तथ्य कहता है कि यूपी शीघ्र ही हो सकता है यूपी 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आवे, हो सकता है ना। इसने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है यूपी, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु, है ना। तो ये जो 4 जो स्टेट्स है यह अभी यूसीसी के आने के लिए यह मतलब यूसीसी लाने के लिए यह इंटरेस्टेड हुआ है। इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा सा और जानकारी देना है। क्या जानकारी देना है, आप लोगों को समझना है कि ये जो है हम लोगों का
जो संवैधानिक जो पहलू है यूसीसी का, उसको आपको बताना पड़ेगा। आप इसको क्या करिए कि या तो आप इसको हेडलाइन के थ्रू से आप इसको मेंशन करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल, इंट्रोडक्शन में ही कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड ऑफ यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता का संवैधानिक आधार क्या है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको दो तरह के आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि जो हम लोगों का जो आर्टिकल 44 है, 44 है, ये आर्टिकल 44 किस चीज़ के अंतर्गत आता है, इसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर नहीं है तो ये जानना अति आवश्यक है हर कैंडिडेट के लिए, क्योंकि थोड़ा संविधान के बारे में नॉलेज रखना ही चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना बिलोंग करते हो, है ना। आप लोग पढ़े होंगे डीपीएसपी, पढ़े हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं जानकारी के लिहाज से मैं इसको बता रहा हूँ। डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका महत्व तो क्या है और ये कहाँ हम लोगों के संविधान के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पाते हैं, इसकी जानकारी भी हम लोगों के पास होनी चाहिए। 36वां आर्टिकल से लेकर के 51 आर्टिकल तक, 51वां आर्टिकल तक हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पाते हैं। इसका महत्व क्या है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डील कर रहे हैं जो हमारे संविधान से जुड़ा हुआ, और संविधान की बात ना करें तो भूल जाइए कि नंबर अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो प्रावधान है हम लोगों के संविधान में, इसका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि हम पूरे राज्य में, कहने का मतलब भारत राज्य में, भारत गणराज्य में हर तरह के नियम कानून में इक्वलिटी रहे, अर्थात समाज में समता लाने के लिए, टू ब्रिंग इक्वलिटी in the framework of society, it is necessary to cause all the states of the country to follow directive principles of state policy। समाज में समरसता लाने के लिए, समाज में इक्वलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मानना होगा। इसमें एक आर्टिकल है, अभी हम लोगों ने यहाँ जिक्र किया, आर्टिकल 44। यह आर्टिकल 44 क्या कहता है? यह आर्टिकल 44 कहता है कि पूरे देश में, समूचे देश में, भारत देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, ठीक है। पूरे देश में, ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आने वाला आर्टिकल 44 इस बात पर जोर देता है कि भारत की सरकार का दायित्व है कि वह पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करे, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। किंतु इसके बाद आपको ये भी लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि एक किंतु कह करके हमें लिखना पड़ेगा कि आर्टिकल जो 37 है, ये भी लिखना, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। आर्टिकल 37 जो है, यह एक ऐसा आर्टिकल है जो यह कहती है कि किसी भी तरह से किसी भी राज्य पर कोई भी संहिता, कोई भी नियम कानून को थोपा नहीं जा सकता है ना। उनको अधिकार है, हर तरह के रिलीजन को अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपना जो है ना सो रिलीजियस प्रैक्टिस करें, या सामाजिक जो भी रिचुअल्स है, सामाजिक जो रीति रिवाज है वो करें।
ठीक है, ये जो है ना मैंडेटरी नहीं बनाता है। एक तरफ जो है ना आर्टिकल 44 कहती है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन लेकिन आर्टिकल 37 यह कहती है, इसी को थोड़ा कमज़ोर करती है कि इसको बाई फोर्स नहीं लागू किया जा सकता है। यह स्टेट चाहेगा, यह राज्य चाहेगा। भारत एक संघीय राज्य है ना, फेडरल स्टेट्स है। तो ये फेडरल स्टेट जो भी है, अगर उत्तर प्रदेश चाहे, वहाँ की सरकार चाहे, तब यूसीसी लागू करें, अगर नहीं चाहती है तो नहीं लागू करेगी। मैंडेटरी नहीं कर रही है ये आर्टिकल 44। और इसके कारण ही क्या है कि यूसीसी अभी तक हम लोगों के देश में लागू नहीं हो पाया है, मतलब ये पार्ट नहीं बन पाया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 44 और आर्टिकल 37 का क्या महत्व है, क्यों इसका मेंशन करना इंट्रोडक्शन में ज़रूरी है। ओके, एक कहता है लागू करो और आर्टिकल 37 कहता है कि कोई भी स्टेट पूरी बाध्य नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। इसीलिए देख रहे हैं ना कि हम लोग गोवा में ही देख पा रहे हैं कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और बाकी अन्य जो स्टेट्स है वो बस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनके पास इच्छा शक्ति की कमी रही है अभी तक। तो ये स्थिति है। तो इतना आपको, लेकिन फिर अंत में फिर लिख लेना है कि फिर भी कंक्लूजन तो आपका इंट्रोडक्शन में भी बनता है ना, कि भारत में फिर भी भारत में ये जो है ना सो काफ़ी एक डिबेटेबल टॉपिक है, और यह कई सालों से चली आ रही है ना। जब से संविधान बना है तब से यह डिबेट चली आ रही है। तो ये हम लोग इतना कह करके हम लोग इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे। इसके बाद क्या आपको करना है, क्या आता है, इसके बाद आता है कि क्यों वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, वाई, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तब इसको हम लोग कैसे करके लिखेंगे, कैसे करके इस चीज़ को डील करेंगे। तो डील करने के लिए आपको कुछ विशेष तरह के इवेंट्स को दिखाने होंगे, है ना, कुछ विशेष तरह के इवेंट्स को दिखाने होंगे। और वो इवेंट क्या होगा, तो चलते हैं उस तरह के इवेंट्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग चलिए, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुन रहे हैं, चलिए दैट्स वेरी नाइस। देखिए, सबसे पहला इवेंट आपको देना पड़ेगा कि क्यों इतनी बहस चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए। तो हम लोगों को थोड़ा बैक पर में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा इंडिपेंडेंस के पहले से थोड़ा सा यदि हम लोग उसकी जानकारी यदि ले लेते हैं कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहाँ तक बात है, तो इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की क्या स्थिति रही थी, उसके बारे में भी हम लोगों को जान लेने की आवश्यकता है। तो क्या है कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी भी तरह की कोई बहस नहीं चल रही थी। अंग्रेज़ तो चाहते ही थे ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाया था कि डिवाइड करो और उसके बाद फिर रूल करो। और इसीलिए वो क्यों बात करता यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कभी बात ही नहीं किया। ओके, उन्होंने सोचा ही नहीं, कल्पना भी नहीं किया होगा। लेकिन जब 1950 में हम लोगों का संविधान आया, इंट्रोड्यूस्ड हुआ पूरे देश में, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना, डॉक्टर BR अंबेडकर, क्या उन्होंने बताया, वही बताया आर्टिकल 44 में कि पूरे भारत में, पूरे स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या है ना कि कैसे लागू हो, तो उन्होंने कुछ बातों को सुझाया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आना चाहिए। भारत तब तक टुकड़ों में बटे रह सकता है, और बाहरी शक्तियाँ काफ़ी प्रबल हो सकती है, आंतरिक शक्तियाँ भी प्रबल हो सकती है जो भारत को तोड़ सकती है। लेकिन यदि यूसीसी को लाया जाए, किस किस सेक्टर में, किस किस स्ट्रीम में लाया जाए, तो वही मैंने बताया कि मैरिज में लाया जाए, डिवोर्स में लाया जाए, यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, है ना। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो लाया 1950 में।
और क्या हुआ कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको मेंशन कर लेना चाहिए, 1956, है ना। ये क्या है, 1956 एक्ट। एक तो 1955 एक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके बाद फिर एक आया आपका हिंदू हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसी को ही ध्यान में रखते हुए इतने सारे एक्ट्स लाए गए कालांतर में 1956, जिसमें कि ये तो आप लोग जानते ही है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कोई भी शादीशुदा व्यक्ति वह फिर दूसरी शादी, मतलब पोलीगेमी नहीं कर सकता, फिर दूसरी शादी वो नहीं कर सकता है, बशर्ते कि वो उसकी पहली वाली पत्नी कुछ विशेष तरह की बातों को लेकर के अयोग्य है ना। यदि उसकी कंसेंट है, पहले वाली पत्नी की कंसेंट है, तब फिर कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है ना। पहली वाली पत्नी यदि अयोग्य है कोई भी चीज़ को लेकर के, चाहे बच्चे के प्रति अयोग्य है या साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं है, तब क्या है कि व्यक्ति शादी कर सकता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में इस तरह की कई सारी तरह की चीज़ों को लेकर के बात कही गई है, कंडीशंस अप्लाई है उसमें, है ना। और 1956 एक्ट लाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी ही बातों पर आरूढ़ रह करके 1955 सक्सेशन एक्ट 1956 लाएगा, जिसमें कि बेटियों को अधिकार दिए जाने की बात इन्होंने किया। लेकिन क्या है कि 1956 में लागू नहीं किया गया, है ना। ये तो हुआ, लेकिन इसको कोई सुनता नहीं है, अभी भी तो कोई नहीं सुन रहा है कि बेटियां, मान लीजिए कि बेटी के बारे में तो हम लोग तो सोचते नहीं है। हम लोगों का सामाजिक जो सोच है वो क्या है कि बेटियां पराई धन होती है, उसका हमारे घर से लेना देना नहीं रहता है। वह दूसरे के घर में जाएगी, दूसरे के घर के लिए वो काम करेगी, दूसरे के घर के लिए वो धन अर्जन करेगी या वगैरह वगैरह। लेकिन उनका भी अधिकार बनता है, मान लिया जाए कि बेटी का स्थिति सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बेटी क्या अधिकार रखती है कि अपने पिताजी की प्रॉपर्टी का वो हकदार हो सकती है। तब ये जो एक्ट है 1956 जो एक्ट है उनको यह अधिकार देती है। और आपको ये भी मेंशन कर लेना है कि सितंबर 9 2005 को एक एक्ट पारित हुआ, है ना। एक एक्ट पारित हुआ, एक्ट जिसमें कि ये इस चीज़ को जो है ये जो डिस्पैरिटी है कि सिर्फ और सिर्फ लड़का ही माँ बाप के प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं है, लड़कियां भी उसका अधिकारी है, बशर्ते कि लड़की भी कोर्ट में जा कर के अपने अधिकार का मांग रख सकती है, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको जानना है, मैरिज एक्ट तो हो गया, इसके बाद फिर आपका फिर एडॉप्शन एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का देखिएगा भीमराव अंबेडकर, देखिए कुछ कुछ चीज़ें होती चली जा रही है। हिंदू मैरिज एक्ट में तो देखिएगा 1955 बहुत ही धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है कि कोई भी हिंदू, क्यों ज़रूरी है ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विघटन कैसे हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको काफ़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट तो ऑलरेडी लागू है ना। लेकिन अन्य मजहब में यदि हम लोग इस्लाम की बात करेंगे तो वहाँ पर इस तरह की बात नहीं है। उन लोग कम से कम 4 तो कर ही सकते, है ना, 4 शादियाँ कर सकते, लीगली कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कोर्ट किसी भी तरह का कोई अड़ंगा नहीं लगा सकती है। अगर कोर्ट जान ली कि हाँ ये मुस्लिम है, इनकी 4 बीवियाँ हैं, तो इट्स ओके, किसी भी तरह का कोई पिटीशन दायर नहीं होगा, ठीक है। ये तो असमानता आ गया समाज में, है ना। बाय द वे, ये जो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, मेंटेनेंस का प्रावधान तो दिया गया लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है। एडॉप्शन में देखिएगा कि हम लोग जब एडॉप्ट करते हैं बच्चे को, मान लीजिए कि माँ पिताजी की कोई बच्चे नहीं है,
तो उस कोई भी दोनों मिल करके किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन एडॉप्शन जो है ना, सो एक जो इस्लाम में एडॉप्शन करके कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए वो एडॉप्शन को मानते ही नहीं है, ठीक है। जिसके कारण से समाज में समानता कहाँ से आएगा। उन लोग कहते हैं कि मुझे धर्मनिरपेक्षता के भाव को समझते हुए हम अपना धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम अपना मजहब को फॉलो कर रहे हैं, और हमको अपने मजहब को फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम एडॉप्शन को नहीं मानते, ठीक है। हम जहाँ तक हिंदू मैरिज एक्ट में मान लिया जाए कि पति पत्नी के बीच में डिवोर्स होता है, तो मेंटेनेंस उसको या तो जिंदगी भर दे रहा होता है, या तो क्या है कि वन टाइम सेटलमेंट के थ्रू से मेंटेनेंस को अदा की जाती है। लेकिन यही इस्लाम में नहीं है। देखिएगा देखिएगा, हिंदू और मुस्लिम यही दो के बीच में हम लोग अपनी बात को, अपनी चर्चा को सीमित कर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। उन लोग हर चीज़ में, उन लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, उन लोग हर चीज़ में उन लोग राजी है। लेकिन जहाँ पर भी इशू आती है इस तरह का सामाजिक समरसता का, सामाजिक समानता का, तब हिंदू और मुस्लिम यही दो पक्ष आगे आते हैं। ओके, मेंटेनेंस तो हिंदू में ठीक है, लेकिन यही मुसलमानों में क्या होता है, डिवोर्स होता है तो मेंटेनेंस क्या है कि 90 दिनों तक, अर्थात 3 महीनों तक। ओके, 3 ल्यूनर मंथ्स में उसका जो है ना सो मेंटेनेंस पे किया जाता है, इसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है। तब ऐसी स्थिति में सोचिए कि 3 ही महीना तक कैसे करके कोई भी जो महिला है वह किस तरह से पूरी ज़िंदगी जी सकती है। वो और तो ये असमानता क्यों, महिलाओं के लिए तो ये तो बहुत ही कठिन दौर होता है। एक तो मानसिक पीड़ा, और फिर शरीर को ना मिले तो शारीरिक पीड़ा अलग से। अगर बच्चे हैं तो बच्चे मान लीजिए एक बच्चे 2 बच्चे पिताजी के पास चले गए हैं और इनके पास भी आ गए, तो फिर बच्चे का भी एक लायबिलिटी बढ़ जाता है ना। तो ये असमानता क्यों, ये इसके यह भी एक कारण है कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। इतना मेंशन करने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि so it is highly necessary to adopt UCC। इतना। अब क्या करना है ना, कुछ इवेंट्स बताना है कि कौन कौन से इवेंट्स हुए, क्योंकि जब तक कि प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं आ जाती है प्रकाश में कि आखिर समाज में प्रॉब्लम आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहला आप केस ज़रूर आप बताइएगा, वो है शाह बानो एक्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शाह बानो केस, एक्सक्यूज़ मी, शाह बानो केस आप लोग सुने होंगे। शाह बानो केस क्या था, यह 1985 में आया था, यह केस प्रकाश में आया हुआ था। इसमें क्या होता है कि एक मुस्लिम महिला है जो कि 73 साल की है, और लेकिन 73 साल होने के बावजूद भी इसका बूढ़ा पति को क्या लगा, उसने ट्रिपल तलाक दे दिया। तलाक तलाक तलाक, ऐसे भी तो जो होता है ना, सठिया तो गया ही होगा ऑब्वियसली, 60 साल का तो हो ही गया, तो सठियाने में तो कोई प्रॉब्लम मतलब वो तो कोई ये तो एक सहज सी बात है ना, स्वाभाविक बात है। तो उसने आवेश में कह दिया ट्रिपल तलाक, तलाक हो गया इसका। ओके, 3 बार कह दिया और तलाक दिया भी, और वो बूढ़ा व्यक्ति इसका पति ने कहा कि हम तुमको मेंटेनेंस भी नहीं देंगे, नो मेंटेनेंस, हम मेंटेनेंस भी नहीं देंगे। तब ये बूढ़ी बेचारी कहाँ जाती, तो उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और कोर्ट जो है सो थोड़ा क्या है कि उस समय थोड़ा सकुचाया कोर्ट को, ऑब्वियसली, क्योंकि कोर्ट जानती है कि ये हमारे जो है ना सो वश में नहीं है, क्योंकि अभी इसको लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अभी सहमति नहीं बनी है। अगर ये हिंदू रहती तब हम तो चुटकियों में इसके लिए हम लोग बंदोबस्त कर सकते थे, मेंटेनेंस तो अगले को देना ही होता। लेकिन मुस्लिम है, इसलिए इसके लिए हमारे पास तो कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं, है ना। इसके बावजूद भी 1985 में जो सुप्रीम कोर्ट जो थी वह
ये क्या है कि अंडर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स प्रोविज़न, वो दूसरे तरह से उन्होंने क्या किया कि जो केस था वह साहबानों के फेवर में सपोर्ट में सुनाया, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब कि बिना किसी भी तरह का धर्म या मजहब को ध्यान में रखते हुए ये जो साहबानों का जो केस हुआ ट्रिपल तलाक वाला, वो जो है सो इनके पक्ष में सुनाया। और इसके बाद फिर बहस हो गई शुरू, बहुत ज़ोर से बहस चली, शाहबानो केस अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, अगर बहस सुनते हैं टीवी में, तब इनका नाम तो आता ही आता है ना। इसलिए ये बहुत बड़ा बड़ा कारण है कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। नहीं तो फिर समाज हम लोगों का बिखर जाएगा। महिलाओं को सबसे ज़्यादा पीड़ा सहन करना पड़ेगा और पड़ रहा है, इस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए। ठीक है, पहला रीज़न हो गया आपका। ओके, इसके बाद फिर एक और केस हुआ। तो पहला केस आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा केस क्या हुआ? दूसरा केस था कि एक हाँ, सरला मुगदल केस। एक इस केस को आपको जो है ना मेंशन करना चाहिए। और यह केस भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, बड़ा ही हास्यास्पद है। आप लोगों को सुन करके काफ़ी अजीब लगेगा कि ये किस तरह का केस था। इस केस में एक क्या है ना, बंदा है जो हिंदू है, ठीक है, वो हिंदू है और यह शादीशुदा है। इसको इसको जो है ना किसी दूसरी स्त्री से इसको शादी करना है। तो इसने क्या किया, बंदा यह देखा कि मुस्लिमों में ये तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, यदि मैं हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता हूँ तब वहाँ पर मैं उस पत्नी से बिना इस पत्नी को, हिंदू पत्नी को तलाक दिए हुए ही हम यदि मुस्लिम धर्म को हम अगर एम्ब्रेस करते हैं तब ऐसी स्थिति में मैं शादी कर सकूँगा, है ना। तो लेकिन क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, चूंकि क्या है कि वो कन्वर्ट हो गया, लेकिन कन्वर्ट होने से पहले ही वो तो ऑब्वियसली हिंदू मैरिज एक्ट के पाबंद तो है वो, है ना। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह फैसला सुनाया कि ये जो है इंडियन पेनल कोड 400 देखिएगा 494 के इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 494 के तहत उसको सज़ा सुनाई गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। आप कानून के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ओके, तो ये जो कन्फ्यूज़न जो हुई, आखिर काफ़ी अच्छा खासा दिन ये केस चला। आखिर कोर्ट का तो समय गया ना, कन्फ्यूज्ड तो रही ना केस कि क्या किया जाए। ये तो नए तरह का केस आ गया हम लोगों के समक्ष में। तो इस कारण से टू अवॉइड कन्फ्यूजन इट इज़ नेसेसरी टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री। ओके, इसके बाद फिर क्या है कि और भी एक दो आप ले सकते हैं। जो अगर आप लोगों के मन में या आप लोग कहीं पर पढ़ते हैं कि कुछ एक दो केस और है, मेरे विचार से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये दो तरह के इवेंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं अपने ऐसे में, और अंत में यह कह सकते हैं कि इस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, वाई अर्थात फॉर में, ठीक है, वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत को यूनाइट करेगा, जोड़ेगा, ना कि तोड़ेगा। इट विल नेवर डिसइंटीग्रेट द सोसाइटी ऑफ आवर्स। ओके, इतना कहने के बाद अब आपको क्या कर देना है, कंक्लूजन देना है ना। कंक्लूजन जो होगा वो लगभग 100 शब्दों में यदि आप देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कंक्लूजन में थोड़ा आपको फ़ायदा भी बताना है और थोड़ा चैलेंजेस भी बताना है, और फिर आपको अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। आपको कहना पड़ेगा कि वही आपको लॉजिक लेना पड़ेगा
कि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेकता में एकता है। ऐसी स्थिति में अलग अलग तरह हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, यहाँ के नौ लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने अपने तरीके से अपने तरह के अपने वाले रिलीजियस फेथ को अपने धार्मिक आस्थाओं का वो पालन कर सकते हैं। इसलिए यह एक बहुत बड़ी इसलिए क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस कारण से जब तक कि इसमें हमारे संविधान में किसी भी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो जाता है तब तक यूसीसी का आना संभव नहीं है। किंतु भारत में भारत अपने चारों तरफ से कई सारे ऐसे शक्तियों से घिरा हुआ है जो बार बार यह प्रयास में लगी हुई रहती है कि भारत को तोड़ा जाए। और ऐसे भी भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसकी अर्थव्यवस्था को डिरेल करने के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था को गड़बड़ करने के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए कई सारी महाशक्तियाँ लगी हुई है। अभी हाल फिलहाल आप लोग सुने होंगे सोरोस वाला मामला, है ना? जो जो एक 90 साल का भी एक वृद्ध है, बहुत बड़ा वृद्ध है और अमेरिका का एक अरबपति है। उन्होंने भाषण दिया 2 दिन पहले, कहा कि नरेंद्र मोदी जो है सो वह माइनॉरिटीज़ के लिए ठीक नहीं है वह नेता, और वहाँ पर इस कारण से इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। वह गलत तरीके से इन जो मतलब वहाँ के जो कंपनियाँ हैं, जैसे अदानी का उन्होंने नाम लिया था। अदानी के बारे में आप लोग जाने ही होंगे कि अदानी पर किस तरह से शिकंजा बहुत सारे देशों में क्या है कि अदानी पर थोड़ा नकेल कस दिया गया। अच्छा खासा डूबा शेयर, जो भी अदानी के शेयर खरीदे हुए थे धड़ाम से गिरा हुआ, अभी भी इनका शेयर धड़ाम से गिरा हुआ है। तो इनको इनका मोदी जी का तो टारगेट लिया ही, यहाँ की कंपनियों को भी टारगेट किया, जिसके कारण से वो चाह रहा था कि कोई भी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट ना करें, है ना? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। कोई भी निवेशक भारत में निवेश करेगा यह सोच करके ना कि मुझे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा नहीं रहे और इस तरह के बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उन लोगों की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आता है, तब क्या होता है कि इन्वेस्टर्स सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? भारत में क्या हमारा निवेश सेफ है? वेदर इट इज़ अ सेफ अबोर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट, है ना? वो सोचने के लिए मजबूर होगा। और हम लोगों का जो ग्रोथ है, हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से बढ़ने वाली जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वह कहीं न कहीं बाधित तो होगी। और अभी उत्तर प्रदेश में उसको 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाए जाने की बात है। यह एक विज़न है, यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस योजना पर पानी फिर सकता है। इसीलिए भारत में ऐसे तमाम तरह की चीज़ें को हटाना होगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, जिसके कारण से समाज में समरसता आवे, जिसके कारण से समाज में एकता आवे, एकजुटता आवे, ताकि किसी भी तरह की बाहरी जो शक्तियाँ हैं, जो भारत को तोड़ने का काम करेगी, माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटीज़ के बीच में लड़ाई करवा करके, उसके बीच में वैमनस्य का भाव पैदा करके जो फ़ायदा उठाना चाहेंगे, भारत के ग्रोथ को रोकना जो चाहेंगे, उस तरह का ग्रोथ ना रुक जाए। इस कारण से यूसीसी का लागू होना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के देश के लिए। ठीक है? तो इस तरह से आप इस हिस्से को बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं।